हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज हमारी जो टॉपिक है वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, सोर्सेज बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है उसको लाया जाएगा मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसमें, और जो आर्टिकल 370 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया जाएगा। ये आपने सोर्सेज से सुनी होंगे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और इसको क्यों डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी में रखा गया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप रेजोनेट कर सकते हैं वन कंट्री वन रूल, यानी कि एक कंट्री जो एक रूल में ये रेजोनेट होता है, मिल जाता है। अगर हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये मेंशन है पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 44 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वहां पे मेंशन किया गया है, जो कह रहा है कि द स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट जो है उसे चाहिए कि सिटीजन जो है उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाना चाहिए, मगर ये डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। अब इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्यों रखा गया है उसको हम बाद में देखेंगे। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे सिंस 2019 से, जब से पटिशन सुप्रीम कोर्ट के में रखी गई है, तब से ये डिबेटेबल हुई है सारी इंडिया कंट्री में। तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस, इक्वलिटी और डिग्निटी जो वुमेन के, उसके बारे में यहाँ पे चिंता की जा रही है, इसलिए इसको लाया जा रहा है। देखिए, आप जानते हो जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है उनका जो पर्सनल लॉ है वो अलग अलग है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है। तमाम जो सेक्शन होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, यानी चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख्स हो, यानी कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ये अप्लाई होगा। यहाँ पे हर किसी को ट्रीट इक्वली किया जाएगा और उसको एक ही लॉ फॉलो करना होगा। यानी कि हमारे पास क्या होता है कि जो डाइवोर्स होता है या मैरिज होता है या बाकी जो लॉज होते हैं जो रिलीजियस में होते हैं, उसके मुताबिक क्या होता है कि हर रिलीजियस अपनी तरीके से अपना लॉ बनाती है, यानी कि जो उनका रिलीजियस लॉ होता है उसके हिसाब से वो डाइवोर्स या मैरिज या बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इसमें सारे जो है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से है, उसको इस लॉ के अंदर रखा जाएगा, ताकि हर किसी का जो एक जो डाइवोर्स देने का तरीका है या मैरिज करने का तरीका या बाकी जो मसले होते हैं उसको यूनिफॉर्मली हर जो सिटीज़न है उसको यूनिफॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। तो ये इस लॉ का मतलब है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या क्या आ जाते हैं, मैरिज आते हैं, डाइवोर्स आते हैं, मेंटेनेंस, डाइवोर्स मेंटेनेंस, यानी मैरिज की मेंटेनेंस भी, इनहेरिटेंस आती है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को जब आप इनहेरिट करते हो उसको कैसे यूनिफॉर्मली आप लीगलाइज कर सकते हो, यानी कि वो जो पर्सनल लॉ है उसको, जो रिलीजियस लॉ है उसको साइड में रख के यूनिफॉर्मली इसे यहाँ पे रखा जाएगा, जो हिंदुइज्म के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी और किसी भी रिलीजियस कम्युनिटीज जो है अप्लाई होगा। और सिमिलरली एडॉप्शन मतलब है जैसे किसी का बच्चा होता है उसके लिए क्या परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। एंड सिमिलरली सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जब एक के बाद एक दूसरा जो आता है उसके बाद किस हिसाब से दूसरे के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका वारिस कौन होना चाहिए, ये सारा इस मेरे यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिलीजियस लॉ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि रिलीजन अलग है। यहाँ पे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो अपने रिलीजियस जो लॉज होते हैं वो अलग हैं एज कम्पेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई भी जो रिलीजियस लॉ है, पर्सनल लॉ हर कम्युनिटी का, वो खत्म हो जाएगा। अगर हम देखते हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें रखा गया है ताकि यूनिफॉर्मली हर जो सिटीजन है इंडिया का उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाए इक्वली। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट में तब आया, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो डिबेट है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसका एक कॉलोनियल पीरियड जो इंडिया का है वहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तब से इसकी एग्जिस्टेंस में शुरुआत हुई, तब से यह डिबेटेबल है। देखिए क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट आया था अक्टूबर में, जो कह रहा है कि इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ relating to crimes, evidence and contract, but it also recommended that the personal law of Hindus and Muslims should be kept outside such codification। यानी कि जब 1840 में इसे लाया गया था, जब लेक्स लॉ की रिपोर्ट आया था अक्टूबर में, उस वक्त 1840 में ये दे रहा था, इंपॉर्टेंस दे रहा कि यूनिफॉर्मली हर को, इंडियन लॉ को यूनिफॉर्मली हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो क्राइम्स के लिए, एविडेंस के लिए है या कोई कॉन्ट्रैक्ट के, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, यानी कि हर सिटीजन के लिए सेम ही उनका लॉ होना चाहिए। जो पर्सनल लॉ है ये रिकमेंड कर रहा है कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स है उन्हें आउटसाइड रखा जाएगा इस कॉडिफिकेशन से, यानी कि वहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स वहाँ पे अलग रखा गया है।
अब हम देखते हैं क्वीनीज जो 1859 प्रोक्लेमेशन दी गई थी, उसने कहा था इट प्रोमिस्ड एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। क्वीन की जो प्रोक्लेमेशन थी, यानी कि जो उस वक्त क्वीन थी ब्रिटिश जब राज कर रहे थे, जब कॉलोनियल पीरियड था, उस वक्त जब राज कर रहे थे यहाँ पे, उस वक्त क्या हुआ था, जो क्वीन थी उसने ये प्रोक्लेम किया था कि वो प्रॉमिस कर रही है कोई भी रिलीजियस मैटर जो उनमें कोई भी 1859 में उसने कहा था कि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी रिलीजियस मैटर में। सो जबकि क्रिमिनल लॉज जो है कॉडिफाई और कॉमन बन गए हैं होल कंट्री में, पर्सनल लॉ जो है वो अभी भी सेपरेट है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि आप देखोगे मुस्लिम्स अपनी तरीके से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि रिलीजियस जो है रिलीजियस लॉ उस हिसाब से डाइवोर्स या बाकी मैरिज या बाकी जो चीज़ें होते हैं उसको वो अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। पोस्ट अगर हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा में 1947 1985 के बाद क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ है कि इसको ड्राफ्ट क्यों डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया था। क्या हुआ कि जो प्रोमिनेंट लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था। हाउएवर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो थे और जो अवेयरनेस थे लोगों को इसके बारे में वो बहुत कम थी, यानी कि लॉ उतनी नहीं जानते थे लोग, इसीलिए ये बिल लाए।